नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 17 अक्टूबर की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, 15 नंबर का सेट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। करा है, अमेलिया अपनी मासिक आय का 68% बचाती है। यदि उसका मासिक व्यय इतना है तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। देखो, 100 रुपये राशि मान लो, 68 रुपये वो बचा रही थी, तो खर्च कितना कर रही होगी, 32 रुपये। इसी की तो था 2572 वैल्यू थी। यानी कि हमें कितना निकालना था, हमें निकालनी थी उसकी मासिक बचत 68 की वैल्यू। तो यहाँ से करेंगे 16 हो गया, 2 3 6 2 चौकू 8 हो गया। फिर देखो यहाँ से करेंगे 2 अट्ठे 16 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 एकम 2 2 सत्ते 14 हो गया, 8 तियाँ 24 हो गया, 1 बचा 8 दूनी 16 हो गया, 1 बचा 8 दो एकम 8, 4 बचा 8 पन्ने 40 हो गया, 17 अपना 85 हो गया, 17 एकम 17 और 8 25 हो जाएगा, यहाँ से लगा दो, 17 दूनी 34 और 2 36 हो जाएगा, यहाँ से लगा 3, 17 3 51 और 3 54 हो गया। आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। राम एक काम को 30 दिनों में पूरा करता है, जबकि राजू 20 दिनों में। यदि वे राम के साथ काम शुरू करते हुए एकांतर रूप से काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो यहाँ से राम था और कौन था, राजू था। ये 30 और ये 20, एलसीएम लेंगे 60 आ गया, 30 दूनी 60 हो गया, 20 तियाँ 60 हो गया। शुरू किसने किया है, राम ने किया है, यानी कि शुरुआत राम ने की, फिर राजू आया होगा। यानी कि 2 दिन का काम कितना है, 5 काम है। तो यहाँ से भाग करेंगे 60 में, तो कितना हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। यानी कि 2 दिन में एक हो रहा था काम, गुणा 2 का कर दो 24। आंसर। अगला सवाल देखो, ये तो सिंपल सवाल है। 77 से -7 करेंगे, बटे किसके ऊपर बार लगा, 1 के ऊपर। 1 के ऊपर नहीं लिखा उतना 0 कर दो, यानी कि 70 बटे क्या हो गया, 90 हो गया, 7 बटे 9। आंसर आ गया। अगला सवाल, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में उसकी भुजा स्पर्श करते हुए एक वृत्त उत्कीर्णित है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त में शामिल नहीं है। तो देखो, अब ऐसा नहीं इसमें चित्र बनाने बैठ गए, हमें सिंपल सा पता लग गया कि समबाहु त्रिभुज से सर्किल का एरिया में घटाना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a² होता है। माइनस का हमें करना था πr²। पाई की वैल्यू 3.14 दी गई है, r² का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज में इन रेडियस, यानी कि जो वृत्त अंदर बना होता है उसकी रेडियस निकालते तो a/2 √3 होता है। तो a की वैल्यू कितनी दी गई, 2 बटे ये हो जाएगा, यानी कि 2 चौकू 8, 4 √3 हो गया। यानी कि r की जगह हम वैल्यू रख देंगे। तो देखो यहाँ से क्या बन गया, ये 8 का स्क्वायर माइनस का 3.14, यहाँ पर हो गया 4 चौकू 16 बटे 3 हो गया। देखो यहाँ से 8 8 64 बनेगा, यहाँ से काटेंगे 16 हो गया, यहाँ से करेंगे 3 एकम 3 0, और फिर बचेगा कितना, 3 चौकू 12, 3 छक 18 हो गया। यानी कि ऐसे ही चलता चला जाएगा। यहाँ से 16 ले लो कॉमन, √3 को क्या ले सकते हैं, 1.732 माइनस का 1.046। यहाँ से देखो 12 से 6 गया, 6 हो गया, यहाँ पर 2 बचा, 12 से 4 गया, 8 बचा, फिर यहाँ से 6 बच गया, यानी कि इतना आ गया। गुणा कर दो 16, 16 छक्का 96 हो गया, यहाँ से लगा 9, 16 अट्ठे 128 और 9 कितना हो गया, 137 हो जाएगा, यहाँ से लगा 13 हो गया। 16 छक्का 96 और 13 कितना होता है, 109 होता है। समझ गए ना, 96 13, हाँ 109 होता है। अब देखो 3 के बाद पॉइंट लगना था, तो 2.97 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का खेल था, बाकी कुछ नहीं। अब ऐसा मत करना कि आप लोग चित्र बनाने चले गए, फिर ये बढ़िया सा सर्किल बना रहे हो, फिर उसमें इसका एरिया निकालना है, ये पार्ट निकाल रहे हो, तब तो फिर समझ लो खेल हो रहा है आपके साथ। अगला सवाल, 5 साल में 1,61,051 इकट्ठा करने के लिए आज आपको वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना निवेश करना होगा। अब देख लो, 5 साल कह रहा है और चक्रवृद्धि कह रहा है, तो यहाँ से देखो हमें टोटल 1,6,1,051 बनाना। 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10 हो गया, यानी कि 10 से चीज 11 हो रही है, यानी कि पावर 5 हुई होगी, पावर 5 हुई होगी। इस बात समझ गए। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते थे, बिल्कुल नहीं कर सकते थे, लेकिन ऑब्जर्वेशन कर सकते थे कि यहाँ पर ये दिया हुआ था, यानी कि 10 की पावर 5 यही हो रही है। यहाँ पर एक बार थोड़ा ओरली देखते तो 1331 गुणे कितना करना पड़ता, 1331 गुणा करना पड़ता भाई, 11 गुणे 11 करना पड़ता। यानी कि इसमें 11 का गुणा 2 बार हमें करना, तो 2 बार हमें जोड़ के लिखना, 3 3 1 4 3 3 6 हो गया, 3 1 4 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर एक बार 1 4 1 5 हो गया, 6 4 10 की 0, यहाँ से लगा 1, 6 4 10 11, यहाँ से लगा 1 4 1 5 1 6 हो गया, 1 हो गया। यानी कि देखो 61,051 मिल रहा है, 61,051 बिल्कुल मिल रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि कुछ उसमें बहुत निंजा टेक्निक लग रही थी। ठीक, अगला सवाल करते हैं। 11 की पता है ना मल्टीप्लाई कैसे करते, जैसे 2 3 6 लिखा है, 11 का गुणा करना है, तो ये लिख देते हैं।
फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर कितना हो गया 9, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं 5 हो गया, फिर ये वाला नंबर ऐसे ही लिख दो। अगर मान लो 2 8 7 6 लिखा हो तो 6 ऐसे ही लिख दो। 7 6 13 3 हासिल लगा 1 हो गया, 8 7 15 और 1 16 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 8 2 10 1 11 के 1 हो गया, हासिल लगा 1 2 1 3। समझ गए बात को? अगला सवाल करते हैं। देखो x माइनस 1/x बराबर इतना दिया था और इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। अब सिंपल सी देखो, ये प्लस में हमें प्लस में चाहिए, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर x माइनस 1/x बराबर दिया हो तुमको a और x प्लस 1/x बराबर अगर निकालना हो तो a की पावर 2 प्लस का 4, ये चीज याद रखना। तो देखो यहाँ से रखेंगे 2 दूनी 4 4 दियाँ 12 हो गया, 12 प्लस का 4 करेंगे तो 16 आ गया, यानी कि x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो अगर ये निकालेंगे तो ए क्यू माइनस का 3a करेंगे। अब ए कौन सा बन गया इसके लिए, ये वाला बन गया। तो देखो 4 चौकू 16 चौकू 64 माइनस 4 दिया 12 कर देंगे, यानी कि आंसर 52 आ गया। समझ गए होगे? ये कुछ नहीं, ये सब फार्मूले का खेल है बस। ठीक है, ये बनता कैसे है इसको भी आप लोग आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, होल स्क्वायर करना पड़ेगा बस, सिंपल सी बात है। अगला सवाल, 25,000 के बिल पर लागू 30% की एकल छूट और 5% वाली दो क्रमिक छूटों के बीच अंतर क्या होगा। देखो 30% एकल छूट है, अब यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे 30 आ जाएगा, यानी कि वो तो कट गया होगा। बाकी डिफरेंस के लिए क्या बचा होगा, 25 गुणे 5/100 बचा होगा, यानी कि डिफरेंस 1.25% आ जाएगा। किसका, 25,000 का 1.25%। यहाँ से 2 जीरो चले गए, 1 जीरो इससे यहाँ इधर आ जाएगा, 25 पंजे 125 हासिल लगा 12 हो गया, 25 दूनी 50 और 12 62 हो गया, हासिल लगा 6, 25 एकम 25 और 6 31, आंसर आ गया। अब यहाँ से देखो, अगर इसकी एकल छूट निकालने जाते तो कैसे लिखते हैं, 25 प्लस का 5 माइनस का कितना लिखते हैं, 25 गुणे 5/100। एकल छूट का फार्मूला इसी तरीके से लगाते हैं। अब इससे डिफरेंस करते, तो इससे डिफरेंस करते ये माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि डिफरेंस इतना ही तो आ रहा है, तो वो डायरेक्ट निकाल लिया। अगला सवाल, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना हो गया, ये इतना हो गया। इसमें देखो डायरेक्ट फार्मूला लगाना होता, अगर तुम चाहो तो देखो यहाँ से जेड कर लो 0, ये 0 कर लिया, ये 0 कर लिया, ये 0 हो गया। तो हमारा सवाल बचा है x प्लस वाई बराबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 30, और हमसे पूछा गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। समझ में आ गई होगी बात, हमें क्या करना है ये भी समझ गए होगे, यानी कि इसका होल क्यूब करना पड़ेगा, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3xy इंटू का 10 बराबर 1000 हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसका होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy बराबर कितना हो गया 100 हो गया। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 30 थी, अगर इससे 30 इधर घटा देंगे तो 2x बराबर वाई बराबर कितना आ गया 70 आ गया, एक्स वाई बराबर आ गया 35। समझ गए, यानी कि यहाँ पर रखेंगे 35, तो 3 पंजे 15, यहाँ से देखो 1000 से डायरेक्ट घटा रहे हैं इसको, यहाँ से 3 पंजे 15 हो गया, 3 तिरका 9 1 10 हो गया, एक जीरो और आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया 50 आया। वो भी कौन सा बड़ा है, माइनस वाला, तो माइनस का आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, ट्रिग्नोमेट्री का ये तो सवाल बहुत इजी होते हैं। यहाँ से देखो, अगर साइन की पावर 4x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन की पावर 4x बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस पर थोड़ा वर्क कर लें, यानी कि कॉट स्क्वायर एक्स हमने ले लिया कॉमन, बचा क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बचा। यानी कि अगर इसको हम ओपन करते, ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते तो 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कर लेते, यानी कि आप इसको ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ऊपर वाला टर्म क्या बन गया, पूरा बन गया, ये तो फार्मूला सभी को याद होगा, ऊपर वाला टर्म बन गया। अब बचा क्या है, कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचा, यही तो बचा। अब साइन स्क्वायर एक्स आ गया, यानी कि इसको कॉट स्क्वायर एक्स को भी तो हम चेंज करके लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, इसे क्या लिख सकते थे, इसे लिख सकते थे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4x से लिख सकते, नीचे भी साइन के पावर 4x था, ये दोनों कट जाते तो आंसर 1 आ जाता। समझ गए होंगे बात को। अगला सवाल करते हैं, एक घन के सभी कोरों का योग इतना है, तो उस घन का आयतन क्या होगा। अब तुम समझो कितने कोर होती हैं, मतलब कितनी किनारी होती है, अपने रूम में बैठे वहां गिन लो भैया, देखो 4 ऊपर 4 नीचे,
8 हो गई, 8 4 12 हो गई, यानी कि 12 बराबर दिया था 48। अगर एक साइड की वैल्यू निकालते तो वो 4 आ गई और एक ही होती है, यानी कि 4 चौको 16 चौको 64। अगला सवाल देखो, ये तो बहुत सिंपल सवाल था। यहाँ से देखो करेंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो गया, 3 की पावर 2 9 हो गया, गुणा करेंगे 2 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा प्लस का, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो यहाँ से 8 दूनी 16 बटे 9 तियां 27 कर लो प्लस का, यहाँ से जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि 16 माइनस का 27 बटे हो गया 27। 7 से 6 गया 1 बचा, 2 से 1 गया 1 बटा, वो भी माइनस का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अनुराग के पास कोलकाता पहुंचने के लिए 10 घंटे हैं और जो 500 किलोमीटर की दूरी पर है उसकी प्रारंभिक चाल पहले 3 घंटों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अगले 200 किलोमीटर में उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। निर्धारित 10 घंटे में कोलकाता पहुंचने के लिए उसे अब किस चाल से यात्रा करनी होगी। देखो, प्रारंभिक पहले 3 घंटों में कितने 60 की स्पीड से जा रहा था, यानी कि यहाँ से कितनी दूरी कवर कर ली 180। समय कितना चला गया, यहाँ से 3 चला गया। अब यहाँ से दूसरी कंडीशन में वो चला गया 200 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर चला गया, लेकिन उसने समय कितना बर्बाद कर दिया, यहाँ से 5 चौको 20, यानी कि 50 की स्पीड से गया वो 4 घंटे में कितना 200 किलोमीटर। अब देखो टोटल टाइम कितना था 10 घंटे, 3 और 4 3 7 घंटे, यानी कि 3 घंटे बचे। डिस्टेंस कितनी कवर कर ली है 380, बची कितनी है 500 से माइनस कर दें, 0 10 से 8 गया, 2 4 से 3 गया 1, इतनी डिस्टेंस अभी बची हुई है। अब वो कितनी चाल से जाएगा, तो यानी कि 3 का भाग कर दे 120 में, कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए ना। अगला सवाल करते हैं, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम अभाज्य संख्याओं का योग होता है, ऐसा कभी होता है। 2 और 3 का एलसीएम अगर निकालोगे तो 6 आएगा ना, इनका योग तो 5 ही होगा, कैंसिल कर दो। दी गई संख्याओं का एलसीएम दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता, ऐसा कहीं होता है। देखो यही संख्या है, इनसे बड़ा एलसीएम नहीं हो सकता, हो गया ना, ये भी घटा दो। लघुत्तम समावर्त का अर्थ सबसे बड़ा सामान्य गुणक होगा। देखो एलसीएम का अर्थ सबसे बड़ा सामान्य गुणक होगा, ऐसा भी नहीं है भाई। अब इसका देखो हम लिख लें 12 और लिख लो तुम 24, यहाँ से अगर इनका गुणा करते हैं तो 12 चौक 48, हासिल लगा 4, 12 दूनी 24, 4 28, यही होगा क्या एलसीएम, नहीं इसका एलसीएम तो 24 होगा। तो देखो सबसे बड़ा सामान्य गुणक नहीं होगा, ये भी हटा दो। अब बचा एक है आंसर, तो वही हो गया, दी गई संख्या में सबसे छोटी सामान्य गुणक एलसीएम कहलाती है। तो देखो ऐसा क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ गए। यानी कि इसके हम जो संख्या निकालते हैं जो सबसे छोटी होती है वही हमारा एलसीएम हो जाता है। ठीक है, उसका मतलब जब आप परिभाषा में जाएंगे ना तो उसका मतलब ही यही होता है। अगला सवाल करते हैं, 1982 से 1986 तक के वर्षों में सी ने किस वर्ष ऋण के न्यूनतम राशि का संवितरण किया। देखो 82 से 86 तक सी ने न्यूनतम, ये आ गया आंसर। अगला सवाल, 3 7 x और 21 का समानुपात में हो तो x का मान क्या होगा। अब बताओ इसके लिए क्या करना चाहिए, 9 आंसर आ गया है, सीधा काटो, 3 7 21, 3 त्रिका 9, क्योंकि 3/7 ये लिखोगे, 7 21 करोगे, 3 त्रिका 9 आंसर। अगला सवाल, देखो 20 रुपए में ए संख्या के माल खरीदा है, यानी कि यहाँ से रुपए लिख रहा है, यहाँ पर वस्तु लिख रहा है, तो उसने 20 रुपए में ए वस्तु खरीदी, फिर ए रुपए में बी वस्तु बेच दी। वस्तुओं को बराबर कर लें, यानी कि वस्तुओं को बराबर करेंगे तो बी का गुणा होगा, इसमें भी बी का गुणा होगा, इसमें ए का गुणा होगा, इसमें ए का गुणा होगा। अब वस्तुएं तो बराबर हो गई, इनसे कोई मतलब नहीं। इतने रुपए की चीज इतने रुपए में बेच दी, सॉरी ए का गुणा होगा यहाँ पर, इतने रुपए की चीज इतने में बेच दी, यानी कि बी स्क्वायर की चीज ए स्क्वायर में बेच दी। लेकिन कह रहा है बी लेस देन ए, यानी कि ए बड़ा है, यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा। हम प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालते हैं, अपने कॉस्ट प्राइस पर, अपॉन बी स्क्वायर हो गया इंटू 100 हो गया, इतना प्रॉफिट होगा, आंसर लगा दो। अगला सवाल, 10 छात्रों के औसत भार में आधे केजी की तब वृद्धि होती है जब छात्रों में 45 केजी भार के वाले छात्र को एक नए छात्र से प्रस्तापित किया जाता है। उस नए छात्र का भार क्या होगा। आप देखो जो भी आया है वो 45 से ज्यादा लेके आया, तभी तो वृद्धि हो रही है। तो देखो आधे केजी का मतलब क्या हो गया, 0.5 हो गया, तो 10 लोगों में टोटल कितनी वृद्धि होगी, 5 की वृद्धि होगी, यानी कि वो कै साल का होगा, 50 साल का होगा। अगला सवाल,
एक शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा जिसके दो सिरों का व्यास इतना और इतना है, गहराई इतनी है। फार्मूला पता होगा, आसानी से कर लोगे। पाई इंटू एच आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर प्लस का आर इंटू आर होता है। तो यहाँ से देखो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 50 हो गई, आर स्क्वायर यानी कि 35 का स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, प्लस का हो गया 21 गुणे 35। तो यहाँ से देखो, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 5 की पावर 2। आगे देखो 7 गुणे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 7 गुणे 3 की पावर 2। यहाँ से देखो 7 गुणे 3 और 7 गुणे 5 ये लिख सकते हैं। यानी कि 2 7 सभी से कॉमन आ रहे हैं, तो 2 7 तो बाहर निकाल लो। 1/3 गुणे 22/7 गुणे 50 गुणे 7 गुणे 7 बचा क्या है, 25 बचा है, 9 बचा है, 15 बचा है। ठीक है, 25 15 40 हो गया, 40 9 49 हो गया, यानी कि यहाँ से ये पूरा चला गया, 49 आ गया। यहाँ से देखो ये 7 से 7 चला गया, बिल्कुल निश्चिंत होके कल चला गया वहां से। फिर देखो यहाँ से क्या बचा है वो सब लिख लो, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। यानी कि 1/3 22 पंजे 110 गुणे 7 नेम 63 की 3 हो गया, यहाँ से लगा 6 हो गया, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो गया, 34 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं गुणा, 3 4 3 7, 4 3 7 हो गया और 3 हो गया, 0 आ जाएगा बटे 3। यहाँ से करेंगे 3 एकम 3 हो गया, फिर करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, फिर बचा कितना है, वैसे आंसर तो यहाँ से आ जाएगा, एक नंबर और चेक करेंगे 5 आ जाएगा, बस 3 पंजे 15। खत्म करो, हम पूरा करने करेंगे भी क्यों। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित धनराशि द्वारा 5 वर्ष और 8 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। देखो वो सिंपल सा ये कह रहा है कि 5 वर्ष और 8 वर्ष के लिए, यहाँ पर मिसिंग है 8 वर्ष कर लेना। साधारण ब्याज क्या होगा, समान रेट है, समान दर कह रहा है और समान तुम्हारा मतलब राशि है, तो सिंपल सी बात देखो, अगर राशि समान है तो पी रही होगी, हमने मान ली है। तो 5 वर्ष हो गया, रेट तो समान है, तो इस तरीके से ये ब्याज आता, यहाँ से भी करते तो यही तो ब्याज आता। बस ये सिंपल सा, ये सारे कट गए, तो अनुपात क्या हो गया, 5:8 हो गया। अगला सवाल, ए और बी एक कार्य का अनुबंध 10,800 में करते हैं। ए और बी क्रम से 45 और 60 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। हालांकि काम को जल्दी खत्म करने के लिए वे सी की मदद लेते हैं और पूरे काम 20 दिनों में पूरा कर देते हैं। ए माइनस बी प्लस 2c का मान ज्ञात कीजिए, जहां ए बी सी क्रमशः ए बी सी के हिस्से हैं जो कार्य को पूरा करने में योगदान के लिए प्राप्त धन। देखो ए बी और ए प्लस बी प्लस सी, ये कर रहा था 45, ये कर रहा था 60, ये कर रहे थे 20 दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि अगर 90 ले रहे हैं तो यहाँ 2 से नहीं कटेगा, तो एलसीएम हो गया 180। इससे जाएगा 4 बार, इससे जाएगा 3 बार, इससे जाएगा 9 बार, यानी कि ए की इफिशियंसी 4 है, बी की 3 है, तो सी की कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ से देखो जो इफिशियंसी आ गई, इसी रेशियो में उसका क्या होगा, पैसे बांटे जाएंगे। यानी कि जो हमको एबीसी यहाँ पर दिया गया था, एबीसी जो हमको यहाँ पर दिया गया था, इसको मान लेंगे ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। अगर हमें अल्टीमेटली वैल्यू किसकी निकालनी, ए की जगह क्या रखेंगे 4, बी की जगह क्या रखेंगे 3, सी की जगह 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 से 3 गया 5 की वैल्यू निकालनी थी। और टोटल कितना है इनका, 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू हमें पता थी कितनी, 10,800 और 5 की निकालनी थी। यानी कि यहाँ से 12 ने में 108, 12 पंजे 60 करेंगे 6000, आंसर हो गया। अगला सवाल, चलिए फिर 17 अक्टूबर की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।